इस वीडियो में हम सीएनटी एक्ट का अध्याय 10 को देखते हैं जो धारा 64 से 75 तक है। तो चैप्टर का नाम है भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध। तो इसमें भूस्वामी और काश्तकार के बारे में कुछ उपबंध दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें धारा क्या है, धारा 64। धारा 64 में है कृषक या भूमिहीन श्रमिक जो है उसको क्या बनाया जाएगा, कोड़कर। किसके आदेश पर, उपायुक्त के आदेश पर। इसका मतलब हुआ जैसे कोई कृषक है या भूमिहीन श्रमिक है, उसको कुछ ऊबड़ खाबड़ यहाँ पे जमीन दिया जाएगा जो उपजाऊ नहीं है, तो उसको बोला जाएगा यहाँ पे जो ऊबड़ खाबड़ जो जमीन है उसको कोड़ो और कोड़ कर क्या बना दो, प्लेन बना दो, मतलब कृषि लायक उपजाऊ बना दो। तो इसको क्या बोलेंगे, कोड़कर में कन्वर्ट करना। मतलब भूमिहीन कृषक है, श्रमिक है, इसको क्या बनाएंगे हम लोग, कोड़कर। मतलब जमीन का टुकड़ा देंगे जो ऊबड़ खाबड़ है और उसको क्या बोलेंगे, कोड़कर इसको उपजाऊ लायक, मतलब उपजाऊ जमीन बना दो इसको। यह था धारा 64 में। अब देखते हैं धारा 66। धारा 66 में क्या है, धारा 66 में है प्रत्यक्ष कब्जा वाली जो कृषि भूमि या बगीचा या वास भूमि को कोड़कर नहीं बनाया जाएगा। इसका मतलब है जैसे कि यहाँ पे कोई आदमी ए है, उसका इतना ज़मीन है, ये गांव में इतना ज़मीन क्या है, ए का ज़मीन है, और यहाँ पे ज़मींदार आया और बोला कि ये दूसरा व्यक्ति को लाया और बोला कि यहाँ पे हम तुमको इतना ज़मीन देते हैं, ये ज़मीन में को तुमको कोड़कर बनाना है। तो क्या होगा, इसमें ए का ज़मीन तो है, यहाँ तक एक ज़मीन जा रहा है, तो किसी का कब्जा वाला ज़मीन पे कोड़कर ज़मीन नहीं बनेगा। यही बताया धारा 66 में। मतलब प्रत्यक्ष कब्जा वाला किसी का ज़मीन है, जैसे यहाँ तक तो इसका ज़मीन था ए का, तो ये जो ज़मीन होगा इसमें क्या होगा, कोड़कर नहीं बनाया जाएगा। मतलब इसको ए का ज़मीन मान लीजिए यहाँ तक है, तो कोड़कर का ज़मीन यहीं पे हो सकता है, इसका वाला एरिया में नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि इस पर क्या है, इसका कब्जा है, प्रत्यक्ष कब्जा है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कोड़कर वहाँ पे नहीं बनाया जाएगा। ये है धारा 66 में। और यहाँ पे धारा 64 में क्या था, जो कोड़कर जो ज़मीन रहेगा जो बनाया जाएगा वो शुरू में क्या रहेगा, लगान से मुक्त रहेगा। अब देखते हैं धारा 67। इसमें वैसा कृषक या भूमिहीन श्रमिक जो कोड़कर बनाया है उसको अधिभोग का अधिकार क्या रहेगा, शुरू से रहेगा। उसको 12 साल तक खेती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अधिभोग का अधिकार प्राप्त करने के लिए 12 साल तक उसको खेती करना होता है। लेकिन इस स्थिति में क्या है, उसको अधिभोग का अधिकार स्टार्टिंग से दिया जा रहा है। ये धारा 67 में था। अब देखते हैं धारा 67 क। धारा 67 क में क्या लिखा हुआ है कि जब उसको मिलेगा, जो ज़मीन मिलेगा ऊबड़ खाबड़ ज़मीन रहेगा, ज़मीन को प्लेन करेगा, प्लेन करने के बाद उसमें फसल लगाएगा, फसल लगाने के बाद उसमें खेती करेगा, तो फसल उगेगा तो फसल को काटेगा। जब फसल को काटेगा उसका 4 साल बाद तक, मतलब उसका 4 साल तक क्या होगा, लगान मुक्त रहेगा वो ज़मीन। मतलब उसको ऊबड़ खाबड़ ज़मीन मिला है, ज़मीन को प्लेन करेगा, प्लेन करने के बाद उसमें फसल लगाएगा, फसल लगाने के बाद फसल उगेगा, उगने के बाद उसको काटेगा, और उतना समय तक जब उसका फसल का कटाई होगा उसका 4 साल तक क्या होगा, जो ज़मीन रहेगा वो लगान से मुक्त रहेगा। ये क्या है, धारा 67 क में है। और धारा 67 क में और एक दिया हुआ है, 4 साल बाद जो लगान होगा वो तृतीय वर्ग भूमि का आधा होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे जो पहले का जो ज़मीन था ना उसको कैटेगरी में बांटा जाता था। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए नदी है, तो नदी के सामने वाला एकदम ज़मीन रहेगा, उसको सिंचाई का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, क्योंकि पानी तो आते रहेगा यहाँ से। तो इसको बोलेंगे प्रथम वर्ग का भूमि। थोड़ा दूर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, द्वितीय वर्ग का भूमि। और थोड़ा दूर रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, तृतीय वर्ग का भूमि। यही बोला गया है इसमें। मतलब तृतीय वर्ग का जो जमीन है इसका ऑटोमेटिक यहाँ पे फसल उपजाऊ थोड़ा सा इसमें कठिन होगा एक का तुलना में। तो यहाँ पे जो लोग रहेगा इसका फसल का जो कीमत रहेगा, मतलब कि यहाँ पे जो टैक्स भरेगा वो ज़्यादा भरेगा, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ उससे कम। तो इसमें क्या बोला है, देखिए यहाँ पे धारा 67 का में तृतीय वर्ग का भूमि जो जितना लगान देता है उसका आधा लगेगा किसको, कोड़कर वाला लोग को। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे नदी था ना, तो यहाँ पे पहला क्लास, यहाँ दूसरा और यहाँ तीसरा, और तीसरा क्लास का जो ज़मीन है उसका टैक्स आता है मान लीजिए 10 रुपया। तो कोड़कर ज़मीन का कितना हो जाएगा, कोड़कर ज़मीन का हो जाएगा वैल्यू 5 रुपया उसको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अब तृतीय वर्ग भूमि का आधा देना पड़ेगा उसको, लगान जो है। ये धारा किस में, धारा 67 क में है। अब देखते हैं धारा 68। धारा 68 में लिखा हुआ है काश्तकार जो है उसको बेदखल भी किया जा सकता है डिक्री और उपायुक्त के आदेश के द्वारा। डिक्री किसको बोलते हैं, न्यायालय का जो भी आदेश होता है, जो कोर्ट कोई भी नोटिस जारी करते है, आदेश देता है, उसको हम लोग डिक्री बोलते हैं। और उपायुक्त के आदेश के द्वारा क्या होगा, काश्तकार को बेदखल किया जा सकता है। अब देखते हैं धारा 69। धारा 69 है बेदखल को रद्द भी किया जा सकता है, लेकिन कब, जब कोई उसमें सबसे पहला बात है बेदखल कब किया जाएगा, कोई एग्रीमेंट जो रहता है उसको जब तोड़ेगा तब।
कि ये नहीं कर सकता, ज़मीन में ये नहीं कर सकता है, अगर ये तोड़ देगा, भूमि का अनुपयुक्त अगर उपयोग करेगा, तो क्या होगा, उसको बेदखली से रद्द किया जाएगा। तो इसको रद्द करने के लिए उसको रद्द किया जाएगा, उस समय उसको बोला जाएगा कि अगर तुम 100 रुपया दे देता है या फिर कोई भी अमाउंट रहेगा, अगर वो तुम दे देता है तो ये ज़मीन वापस से तुम्हारा हो जाएगा। तो अगर वो निश्चित निर्धारित समय में अगर प्रतिकर अगर चुका देता है तो उसका बेदखली क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। मतलब जितना पैसा उससे मांगा गया है अगर वो दे देता है तो बेदखली को रद्द करके उसको ज़मीन वापस दिया जा सकता है। ये धारा 69 में है। अब देखते हैं धारा 71। धारा 71 में क्या है, जैसे उसको आज बेदखल कर दिया गया है तो 1 साल तक उसको दे बोलेगा कि तुमको जब चाहिए तुम आवेदन दे सकता है। आवेदन कहाँ देना होगा, उपायुक्त के पास। मतलब बेदखल उसको कर दिया है, उसके बाद क्या होगा, उसको 1 वर्ष तक वो क्या कर सकता है, उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है। किस चीज़ का आवेदन देगा, वो जमीन को पुनः प्राप्त करने का आवेदन देगा। ये किस में है, धारा 71 में है। आपको याद होगा जब धारा 46 जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय हम बोले थे कि इसका कुछ प्रावधान जो है वो आगे के अनुच्छेद में मिलता है, आगे के धारा में मिलता है। तो वही है धारा 71 क में और 71 ख में। देखिए जब भी धारा 46 पढ़िएगा तो ये दोनों धारा को साथ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी से संबंधित है ये जो धारा सब है। तो देखते हैं धारा 71 क में क्या है। धारा 71 में है, अगर कोई अनुसूचित जनजाति है, अगर उसका जमीन धारा 46 के अनुरूप अगर नहीं हुआ है तो क्या होगा, उसको ज़मीन वापस दिलाया जाएगा। मान लीजिए कोई यहाँ पे एसटी है, उसका कोई ज़मीन है और धारा 46 में क्या बोला है, वो थाना के एरिया के अंतर्गत ही अपना ज़मीन क्या होगा, वो दूसरा को ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा जिला का अगर व्यक्ति है और उसको ट्रांसफ़र कर दिया है अगर एसटी ज़मीन, तो वापस एसटी को ज़मीन मिलेगा। ये किस में, धारा 71 क में है। मतलब 46 के अगर अगेंस्ट में अगर ज़मीन का ट्रांसफ़र हुआ है तो उसको वापस ज़मीन मिल जाएगा। और जैसे ट्रांसफ़र हो चुका है और 30 साल हो चुका है मान लीजिए, और तो वो घर भी बना लेगा वहाँ पे, मान लीजिए 10 साल हुआ है, 20 साल हुआ है, तो क्या होगा, वो घर बनाएगा यहाँ पे वो ज़मीन में। तो क्या बोलेगा, उसको आदेश देगा उपायुक्त, बोलेगा कि 2 साल का समय है, 2 साल में तुम अपना जो भी घर बनाया है वो सब जितना भी चीज़ है सब हटा लो, क्योंकि इसके बाद इसका समय, इसका जो ज़मीन है वो किसको दिया जाएगा, ये अनुसूचित जनजाति वाले जो व्यक्ति है उसको दिया जाएगा। ये धारा 71 क में लिखा हुआ है। अब देखते हैं 71 ख। 71 ख में वही चीज़ है, धारा 46 के अंतर्गत अगर भूमि का ट्रांसफ़र अगर गलत तरीका से हुआ है तो क्या होगा, उस पर दंड लगेगा। दंड क्या होगा, 3 साल तक जेल या 1,000 रुपया जुर्माना। इसका मतलब क्या हुआ, या तो 3 साल का जेल मिलेगा या तो जुर्माना मिलेगा 1,000 रुपया का उसको लगेगा, या तो क्या होगा, दोनों भी लग सकता है। और जितना दिन तक वो घर मान लीजिए यहाँ पे कब्जा करके रखा है ज़मीन और खाली कर ही नहीं रहा है तो हर दिन 50 रुपया ऐड होते जाएगा। अब हम लोग देखते हैं धारा 72। धारा 72 में क्या है, धारा 72 में क्या है, सरेंडर के बारे में है। मतलब अभ्यर्पण किसको बोलते हैं, अभ्यर्पण उसको बोलते हैं जब ये ज़मीन है, जब हम किसी दूसरा को या फिर भूस्वामी को क्या कर दे रहे हैं, इसको दे दे रहे हैं। मतलब अपना जब ज़मीन हम दूसरा के पास उसको जमा कर दे रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सरेंडर बोलते हैं। सरेंडर या अभ्यर्पण, मतलब ये ज़मीन क्या है, हम लोग भूस्वामी को दे रहे हैं। मतलब अब इसको, इस पर मेरा अधिकार नहीं, हम दूसरा को क्या किए, ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब कोई रैयत है ये अपना ज़मीन जो है अगर भूस्वामी को देना चाहता है, मतलब अपना ज़मीन क्या है छोड़ना चाहता है एक हिसाब से, तो क्या होगा, उसको सूचना क्या होगा, उसको 4 महीने पहले ही देना पड़ेगा। कि अभ्यर्पण करने से पहले क्या होगा, 4 महीना पहले उसको भूस्वामी को बताना होगा कि हम अपना ज़मीन का अभ्यर्पण करेंगे। तो ये सूचना कब होगा, ये सूचना 4 महीना पहले देना होगा। और अगर सूचना नहीं देता है और उसके बाद अगर सिलेंडर करता है तो क्या होगा, सूचना नहीं देने पर उसको अगले साल का जो वर्ष का जो लगान है उसको भी देना पड़ेगा। मतलब 1 साल का लगान उसको फ्री में अगर देना पड़ेगा, उसका ज़मीन पर राइट नहीं होते हुए भी, अगर वो सूचना नहीं देता है। इसलिए अभ्यर्पण करना है तो सूचना 4 महीने पहले तक भूस्वामी को दे देना पड़ेगा। ये धारा किसमें, धारा 72 में है। अब देखते हैं धारा 73। धारा 73 में क्या है, देखते हैं धारा 73 में है परित्याग। तो परित्याग मतलब क्या होता है, अभ्यर्पण में हम लोग समझे थे कि भूमि को ट्रांसफ़र करना मतलब दूसरा को सौंप देना, लेकिन परित्याग का मतलब होता है हम अपना भूमि भूमि को छोड़ दिए हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरा को ट्रांसफ़र किए हैं, दूसरा के पास जाके हम उसको ज़मीन दे दिए हैं।
अभिर्पण का मतलब होता है ये जो मेरा ज़मीन है इस पे हम मालिकाना हक को हम खो दिए हैं, अब इस ज़मीन पे मेरा अधिकार नहीं है, ज़मीन का कुछ भी होगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग भूस्वामी के पास जाके ये ज़मीन को दे दिए हैं, ये क्या किए हम परित्याग कर दिए अपना भूमि को। परित्याग मतलब कैसे पता चलेगा कि हम अपना ज़मीन पे अगर रहेंगे नहीं, खेती नहीं करेंगे, कर नहीं देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, परित्याग। समझ में आ रहा है इतना? तो परित्याग अगर कोई रैयत जो है अपना ज़मीन को कर दिया है तो अधिभोगी रैयत जो रहेगा उसको 3 वर्ष का समय देगा कि तुम अपना ज़मीन को वापस पा सकता है, मतलब कि आवेदन दे सकता है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष तक। और अनादिभोगी रैयत जो है वो पुनः प्राप्ति के लिए आवेदन कब तक दे सकता है, 1 साल तक, 1 साल तक का इसको समय दिया जाएगा अगर परित्याग करने के बाद। अधिभोगी रैयत चूंकि इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है इसलिए इसका 3 साल का समय दिया गया है, और अनादिभोगी रैयत के लिए 1 साल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इस वर्ष के लिए बहुत ही मतलब कि आ सकता है ये क्वेश्चन, देख सकते हैं आप आगे। धारा 75, धारा 75 में क्या है, भूमि की माप का अधिकार। जैसे कोई रैयत है, ये रैयत है तो इसका कितना ज़मीन है कितना नहीं है इसका वो मतलब क्या हो सकता है, माप करा सकता है, इसको इसका अधिकार है। मतलब रैयत को अधिकार होता है कि वो अपना ज़मीन का माप करा सके ताकि उसको टैक्स भरना पड़ेगा उसी अनुसार से। अगर जिसका ज़मीन मान लीजिए कम है और दिखाया गया है कि तुम्हारा ज़मीन तो ज़्यादा दिख रहा है, तो क्या करेगा, तुरंत बुलाएगा अमीन को और बोलेगा कि यहाँ से चलो मेरा ज़मीन को माप दो, कितना ज़मीन है हम भी देखेंगे। तो उस हिसाब से ज़मीन का माप करने का जो अधिकार रहता है उसको क्या, उसको भी अधिकार रहेगा रैयत को, और धारा 75 में ये चीज़ लिखा हुआ है। तो यहीं पे ये जो चैप्टर था वो समाप्त होता है। धन्यवाद, और वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करें जिससे कंटेंट को और इम्प्रूव किया जा सकता है।